समर भाई, मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहता हूँ कि ये नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बसपा की रैली पर एक टिप्पणी की है, उसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा, उन्होंने कहा है कि ये रैली जो है बीएसपी और बीजेपी की साझा रैली थी, तो उस पर तो मैं जवाब दूँगा, लेकिन उनका पहला सेंटेंस ही झूठ से शुरू होता है। वो क्या कहते हाँ। हैं? कहते हैं कि सपा की बुराई की गई, कांग्रेस की बुराई की गई और चंद्रशेखर आज़ाद की बुराई की गई, भाजपा की सिर्फ और सिर्फ तारीफ की गई। तो टेक्निकली ये झूठ बात है। 7 से 8 बार बड़े राजनीतिक हमले बीजेपी पे बोले गए, 2 से 3 बार समाजवादी पार्टी पे बोले गए, 2 बार कांग्रेस पर बोले गए और बीजेपी और कांग्रेस पर अलग-अलग वजहों से बोले गए। कांग्रेस पर पुराने जातिवादी रवैये के लिए बोला गया और बीजेपी पर अभी राशन देकर पंगु बनाने वाली बात बोली गई, अभी पहलगाम की चूक पर बोली गई, योगी के प्रशासन पर बोली गई और सबसे बड़ी बात बोली गई, बहन जी ने कहा सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करके मुझे ना सिर्फ बदनाम किया गया, राजनीतिक रूप से कमजोर भी किया गया। उनके लोगों के बीच में इससे गहरा संदेश कुछ नहीं होता कि उनको परेशान कौन कर रहा है। तो ये बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी पहला झूठ बोल रहे थे। दूसरा झूठ वो बोलते हैं, कहते हैं कि क्योंकि मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, इसलिए मैं बता सकता हूँ कि आरटीओ में भर-भर के लाया गया। देखिए, पहली बात तो सबने देखा कि कैसे ट्रेन में, प्राइवेट बसों में, अपने-अपने साधनों से पैदल-पैदल 100-100, 150-150 किलोमीटर से लोग तो 3 दिन पहले 7 तारीख से पैदल निकल दिए थे। तो अपना सामान बाँटे, सूखी रोटी लिए, खाना लिए, अपना व्यवस्था किए, किसी तरह से निकल गए। तो पहली बात तो ये गरीबों का, वंचित समाज के तबके के लोगों का और राजनीतिक रूप से कमिटेड लोगों पे अपमान है। जिस पार्टी में, जिस विचारधारा में वो खुद थे, उस तरह के लोगों को, लाखों लोगों का अपमान क्यों कर रहे हैं? ये उनकी राजनीतिक एक बौखलाहट है। दूसरी बात कि वो झूठ इसलिए भी बोल रहे हैं कि प्रशासन से जितना असहयोग हो सका इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो असहयोग नहीं कर सकते। आप देखेंगे झांसी जैसे मंडल से ही एक साथ 8 ट्रेनें नहीं चल रही थी, उसी दिन के लिए रद्द की गई। तो जितना हो सकता था, अब डायरेक्ट तो असहयोग नहीं किया जा सकता, डंडा लेके नहीं खड़ा हो सकते थे। बात का दूसरा बवाल हो जाता और देश भर में जो एससी समाज के लोग हैं वो बीजेपी के खिलाफ भड़क जाते, क्योंकि मान्यवर कांशीराम जी को याद करने जा रहे थे ना वो लोग। तो एक बात, तो दूसरी बात भी इन्होंने झूठ बोली कि आरटीओ के जरिए आ रहे हैं। वहां थोड़ा सा सच ये हो सकता है कि भाई भीड़ झुंड की झुंड निकली है, सैकड़ों की सैकड़ों संख्या में एक-एक रास्ते पर, एक-एक गली में जा रही है। तो कहीं बस मिलेगी तो 100 लोग, 50 लोग चढ़ जाएंगे, तो ऑब्वियसली वो पूरी बस, चाहे वो सरकारी वाली भी होगी, तो उसमें तो सारे लोग हो जाएंगे। तो अगर उस तरह का 2-4 फोटो विजुअल लिए वो कहानी बना रहे होंगे तो ये गलत बात है। लेकिन आप अगर आप उन्हीं नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बात कर रहे हैं जो बीएसपी बीजेपी की साझा रैली की बात कर रहे हैं, क्या मैं उन्हीं नसीमुद्दीन सिद्दीकी को याद कर पा रहा हूं जो बीएसपी और बीजेपी की परिस्थिति बस, जो 3 बार सरकार साथ में थी, तो तीनों बार उसमें मंत्री थे और बड़े सहजता के साथ मंत्री थे, कई मंत्रालय संभालते थे और बड़े खुशी-खुशी मंत्री थे। उसके बाद जब बीएसपी की अपनी बहुमत की सरकार बनती है 2012 में, 2007 से 2012 के लिए, तब आप देखिए आखिर तक 2012 आते-आते तक उनके पास 18 मंत्रालय थे, जो शायद रिकॉर्ड हैं। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी खुद भी कहते हैं ये बात। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी जो दे रहे हैं वो पॉलिटिकल लॉयल्टी साबित करने के लिए दे रहे हैं उन राजनीतिक दलों में जहां कहीं हैं, अभी जैसे कांग्रेस में है। तो एक चीज तो वो सही कह रहे हैं कि राजनीतिक रूप से बड़ी कमजोर हो गई है बीएसपी, लेकिन हैरानी ये बात है कि वो भाजपा या सपा में नहीं है जो राजनीतिक रूप से बीएसपी से मजबूत है। वो उस पार्टी में है जो पार्टी अकेले चुनाव अभी 22 में लड़ी थी तो 2% वोट पाई थी। जब बीएसपी अपना सबसे बुरा लगभग 13% वोट पाई थी, तो 2.4% के आसपास कांग्रेस पाई थी। तो नसीम सिद्दीकी जी को अगर मजबूत पार्टी अच्छी लगती है, तो अभी भी बीएसपी से 6 गुना छोटी पार्टी में क्या कर रहे हैं? जब अकेले लड़ती हैं तो तभी तो ताकत मापी जाती है ना। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी की ये राजनीतिक बयानबाजी बहुत ही बचकानी सी लगती है, इसलिए भी कि अगर उसके कोई मतलब होते, अगर वो कुछ बात बता पाते, उस रैली, उस भीड़ की मीनिंग बता पाते, उसका राजनीतिक पटाक्षेप कर पाते, तो उस पर जवाब दिया जा सकता था। ये बड़ी फ्रस्ट्रेशन सी दिख रही है कि आपने कुछ जहां से बहुत कुछ पाया, जहां से विचारधारा, आपको तो खुद इमोशनल होके कहना चाहिए कि मानवर कांशीराम को याद करने के लिए सिर्फ बसपा के लोग क्यों गए? हमें कांग्रेस के लोगों को भेजना चाहिए, सपा के, भाजपा के लोगों को कुछ भी बक दिए, समझ ही नहीं पाए कि हम पे ही उल्टा पड़ जाएगा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पैदल नंगे पांव जाना चाहिए था मान्यवर कांशीराम को याद करने, जिनके चलते उन्हें इस देश में 4 बार सबसे बड़े राज्य में मंत्री बनने का मौका मिला और खासकर 18 मंत्रालय संभालने का मौका दिया गया। नहीं तो चले जाएं कहीं किसी दल में, देखिए एक सीट के लिए कैसे हाजिरी लगानी पड़ती है। तो वो वंचित समाज को जोड़ने का तरीका था। तो खैर, कई लोग एहसान नहीं मानते, तो इसलिए उनका ये बुरा है। बाकी राजनीतिक बयानबाजियां तो होती रहती, बसपा विपक्षी दल है, कांग्रेस का तो बिल्कुल करेंगे बयानबाजी। कई बार तो मुझे समर भाई लगता है कि उदित राज में और नसीमुद्दीन सिद्दीकी में रेस लगी हुई है
कि देखें कि बिल्कुल बसपा के आसरे बहुजनों को कौन ज्यादा गाली बक पाता है, और नसीमुद्दीन सिद्दीकी को शायद इसलिए कि कौन बसपा के आसरे जो है बाकियों को कायदे से जो है उनको ठग पाता है। क्या ऐसा वो है बात आपको लगता है? हाँ, दरअसल इसको दूसरी तरीके से हम देख सकते हैं। हो सकता है कि पर्सनल तौर पे बहुत अच्छे लोग हों ये लोग, लेकिन हाँ, रिवॉर्ड कब मैं मिलता है राजनीतिक बात ही कर रहा हूँ। ना, तो जब बीजेपी और कांग्रेस में जाते हैं तो वहां रिवॉर्ड ही इसी बात पे मिलता है। अब तो सपा और आरजेडी भी ऐसा करने लगी हैं, पहले इस चीज से बचती थी, तो उनको रिवॉर्ड ही इस चीज से मिलता है कि आप कितना ज्यादा वंचित तबके के नेताओं पर हमला बोलेंगे। जैसे 4-6 नेता रखे ही इसलिए जाते हैं कि आप हमला बोलिए, राजनीतिक रूप से हमला बोलिए, तभी आपको यहाँ पर पद मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, आपकी रिलीवेंस बनी रहेगी। लेकिन इधर एक मानसिक पंगु वाला भी बात है। बात ये नहीं है कि ठीक है भाई, नेता तो बयान देते हैं। आप देखेंगे भाजपा के बड़े नेता कभी भी पर्सनल अटैक नहीं करेंगे। हम कांग्रेस के बड़े नेता कभी भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर्सनल अटैक करते नहीं मिलेंगे। तो जो कटप्पा को पाल रखते हैं, जो मकबूल को पाल रखते हैं, कटप्पा बाहुबली के कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, मकबूल मिर्जापुर वाले की मैं बात कर रहा हूँ, तो जिनको 2 नंबर पर पाला गया होता है, वो क्या करते हैं कि वो इस तरह से बोलते हैं ताकि लॉयल्टी सिद्ध हो। लेकिन चाहे उस बाहुबली का सीन देखिए, चाहे फिर मिर्जापुर नाम की फेमस सीरीज का देखिए, कटप्पा की बात हो या फिर मकबूल की बात हो, बड़ा दर्दनाक अंत होता है। इसलिए उसकी समस्या ये है कि कोई भी इस्तेमाल करता है, ये बुरी बात होती है कि दल इस्तेमाल करते हैं। उसका एक नाम लेकर, आपने पूछा है तो नाम लेकर बता दे रहा हूँ। उदित राज सबसे बड़े हनुमान, जितना पासवान जी बने हैं उससे बड़े हनुमान बने थे नरेंद्र मोदी के। उदित राज जी नरेंद्र मोदी के लिए किसी से भी भिड़ जाते थे, वो सुबह से लेकर शाम तक 4 बार बहन जी को कम से कम कोसते और गाली देते थे। यहाँ तक कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी को क्या क्या अभी तो रैली से पहले लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं। बिल्कुल, तो आप देखिए वही उदित राज जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी पे इतने अपशब्द तरीके से बोलते थे, उनको क्या क्या बोलते थे। जैसे ही जब टिकट बांटने की बारी आई, दोपहर तक वो परेशान थे, एक तरह से विनती कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे अमित शाह को कि मुझे टिकट दो। जब टिकट नहीं मिला तो कितनी तरह बुरी तरह से टूट गए थे, फिर जाकर के उसी कांग्रेस में शरण लेनी पड़ी। तो कम से कम नेताओं को, जब जो गए होते हैं, जो अनुकंपा पे गए नेता होते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि इतना मत बोल दीजिए कि कल का रास्ता बंद हो जाए। जैसे राहुल गांधी को कभी नहीं चाहिए कि उनको बसपा में शरण चाहिए, अखिलेश यादव को भी कभी बसपा में शरण नहीं चाहिए, उनका अपना दल रहेगा। तो वो बोलें तो बोलें, लेकिन ये लोग जिनको जगह जगह शरण चाहिए वो बोलते हैं तो अपना नुकसान करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और मेरे साथ इस वक्त समर राज हैं। समर राज को आप में से तमाम सारे लोग जानते होंगे, सोशल मीडिया से लेकर के तमाम सारे माध्यमों में, टेलीविजन पर, तमाम सारे चैनल्स पर अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं, और खास तौर पर वो बात जो बहुजन समाज के लिए होती है, इस देश के दबे कुचले वर्ग के लिए होती है, वो बात जो सामाजिक ताने बाने के हिसाब से होती है, उन बातों को लेकर के समर राज मीडिया फर्टेनिटी में कम से कम चर्चित चेहरा है। आज बात समर राज से करेंगे बहुजन समाज पार्टी की रैली के बाद जिस तरीके से तमाम सारी पॉलिटिकल पार्टीज में एक तरीके की हलचल है, एक तरीके की बौखलाहट है, उस पर बातचीत करेंगे। क्योंकि बीता एक इंटरव्यू समर राज का जो द वायर पे आरफा खान शेरवानी के साथ उनका हुआ था, उसके बाद से लगातार इनके बयान और तमाम सारी जो इनकी बातें हैं, इनके जो तर्क थे, वो ना सिर्फ सोशल मीडिया पर तमाम सारे पत्रकारों ने, बल्कि बहुजन समाज पार्टी के तमाम सारे बड़े नेताओं ने उसको शेयर किया। आज बात उसी पर करेंगे कि इस रैली के मायने क्या हैं, और साथ में जो एक नैरेटिव या यूं कहें कि जो एक चर्चा चल निकली है बहुजन समाज पार्टी की कि 2027 में बसपा 226 सीटों का एक प्लान तैयार कर चुकी है जैसा कहा जा रहा है। तो उस प्लान में क्या तैयारियां हैं, कितनी चुनौतियां हैं, उन पर भी बात करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी को जो लोग बी टीम बता रहे हैं, उस बी टीम वाले नैरेटिव को भी समझने की कोशिश करेंगे समर राज से कि आखिर क्या सच है, क्या झूठ है। उस पर सब तमाम सारे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत करेंगे। समर भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया जोड़ने के लिए मुझे। सबसे पहले तो मैं आपसे एक ही सवाल करना चाहता हूं कि 9 अक्टूबर की जो मान्यवर साहब कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ के कांशीराम स्मारक स्थल में जो बसपा की रैली हुई, उसे आपने कैसे देखा? हम लोग तो कवर कर रहे थे, लेकिन आप उसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल प्रशांत जी, जैसे कि 9 अक्टूबर की जो वो महारैली थी,
दरअसल हाँ। वो मान्यवर को याद करने की एक पुण्यतिथि का एक अपना आयोजन था, लेकिन उसे एक पॉलिटिकल इवेंट बनाया विपक्षी दलों ने, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी ने और टीवी चैनलों ने, एंकरों ने अपने-अपने उत्साह में। जैसे कि वो आप देखेंगे रैली में जैसे ही बहन जी का भाषण शुरू होता है, उसके शुरुआत में ही जैसे वो धन्यवाद देती हैं जिस पार्क में वो कार्यक्रम है, जिस स्मारक में, उस स्मारक का जैसे ही धन्यवाद ज्ञापन देती हैं कि इसको समय पे तैयार करवाने के लिए, इसके रख-रखाव हुँ। के लिए योगी आदित्यनाथ के बहुत-बहुत शुक्रिया। ऐसे खिलखिला जाता है मीडिया, खासकर टीवी मीडिया उतनी समय लाइव ले रहा होता है। भाषण एक साइड चल रहा है और देश भर में, पूरे देश में मीडिया यही कहने लगता है कि भाई योगी आदित्यनाथ की तारीफ हो रही है और वहां पर ये नहीं कह रहे हैं कि उस स्मारक के देख रेख या रख रखाव के लिए उन्होंने हाँ, कहा कि हाँ। योगी आदित्यनाथ की तारीफ हो रही। तो योगी आदित्यनाथ तो एक मुख्यमंत्री हैं, कोई वहां पर सफाई कर्मी तो नहीं है ना योगी आदित्यनाथ ठीक कि बात है। उनको उस बात का तारीफ। तो योगी आदित्यनाथ की तारीफ तब मानी जाएगी योगी आदित्यनाथ जो काम कर रहे हैं यानी उनके कार्यकाल पे। तो फिर उस पे तो हम लोग देखेंगे कि आगे भी बातचीत भी करेंगे कि क्या-क्या हुआ, कि किस तरह से वो योगी आदित्यनाथ के शासन प्रशासन पर सवाल उठाती हैं, वो कैसे कमियों पे बताती हैं, वो कैसे राशन बाँट कर पंगु बनाने वाली व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं। लेकिन इस पर राजनैतिक बयानबाज़ी इतनी हुई कि क्योंकि बीएसपी के पास मुझे नहीं लगता कि कोई संगठित आईटी सेल है और कोई ऐसी मीडिया हुँ। प्रेज़ेंस भी नहीं है उस तरह की। तो जब इन्होंने देखा कि इस तरह का बयान को लोग वायरल करा रहे हैं, तो पहले तो लगा कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस इन सब के लिए एक बढ़त की बात है या भारतीय जनता पार्टी को लगा कि योगी की तारीफ की बात है। तो जिस भाषण को पहुँचाने का तरीका मुश्किल से कुछ लाख लोगों तक था, वो करोड़ों लोगों तक पहुँचाया विरोध और ट्रोलिंग ने। तो अब क्या हुँ, हुआ कि 9 अक्टूबर की जो महारैली थी, वो थी हुँ। मान्यवर कांशीराम जी को याद करने की पुण्यतिथि का वो एक ओकेज़न था। लेकिन उसको पॉलिटिकल ट्रोलिंग कर करके देश के कोने-कोने में, घर-घर में पहुँचा देने का काम किया मीडिया ने और तमाम विपक्षी दलों ने। ठीक बात है। अब चूँकि आपने जो बताया कि मैं तो वहाँ मौजूद था जब ये भाषण स्पीच चल रही थी मायावती जी की, तो ये शुरुआती हिस्सा था जब उन्होंने इस पार्क को लेकर के ही शुरुआत एक तरीके से की थी उन्होंने भाषण की, उसके बाद उनका लंबा-चौड़ा भाषण रहा। लेकिन मीडिया का जो काम था वो वही 5 मिनट के बाद मीडिया गायब हो गया, फिर उससे मतलब नहीं रहा, ना जो ग्राउंड पर मौजूद थी मीडिया उससे और ना ही टेलीविज़न की स्क्रीन पर पट्टी चलाने वाली मीडिया से कोई मतलब रहा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो रैली हुई और रैली के बाद जिस तरीके से अखिलेश यादव ने एक बयान दिया उन्होंने कहा कि आकाश आनंद की ज़रूरत बहुजन समाज पार्टी से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को है। अ, अच्छा ये बयान इसलिए भी बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि यही अखिलेश यादव हैं जब साल भर पहले 24 के चुनाव में बहन जी ने जब आकाश आनंद को पार्टी से एक्सपेल कर दिया था, तो उस वक़्त कहा था कि भाजपा के इशारे पर आकाश को निकाला गया है। तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं? और दूसरा जो बसपा सरकार में मंत्री हुआ करते थे, 18-18 विभागों के मंत्री थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बहन जी के तुरंत बाद उन्होंने दूसरे नंबर पर शपथ ली थी। हुँ, हुँ। उनका बयान देना कि वो खुद परिवहन मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश में और उनको पता है कि किस-किस ने बसें कराई हैं और कौन से आरटीओ ने और कौन से आयुक्त ने उनसे बातचीत की। इन बयानों को आप कैसे देखते हैं? नसीमुद्दीन सिद्दीकी खास तौर पर जिनके लिए मान्यवर साहब ने पूरी किताब ही लिख डाली थी चमचा योग। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का अगर आप बात कर रहे हैं, मैं याद कर पा रहा हूँ तो वही नसीमुद्दीन सिद्दीकी ना, जो पहले भी जब 3 बार बीजेपी के साथ बीएसपी की सरकार थी, तो उसमें हाँ, मंत्री थे, तब बी उसमें टीम कही मंत्री थे। जाती है या सी टीम या जब डायरेक्ट सरकार साथ में चल रही, एक बात हुई। दूसरी हाँ, बात ये है कि कैसे सरकार चलाई गई, कैसे अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया, कैसे बहुजन समाज के हितों के लिए काम किया, वो एक अलग हाँ। टॉपिक हो सकता है, एक बातचीत हो सकती है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को रिकॉर्ड 18 मंत्रालय दिए गए, मुझे तो पता ही नहीं कि देश भर में कहीं किसी को इतने प्रोफाइल दिए जा सकते होंगे। तो उन्होंने तमाम जगहों पर, तमाम अवसर पर ये बात बताई भी है कि उन्हें कैसे मुख्यमंत्री से ज़्यादा कार्यभार मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया था, यानी बहन जी के द्वारा दिया गया था। हाँ, तो उन्होंने वो काम किया है, तो बड़े करीबी से जानते हैं। उनके बयान अभी मैंने जस्ट सुना क्योंकि मुझे बस एक बयान सुनाई देता था टीवी में, तो उनके बयान से आपको हैरानी होगी, वो पहली ही लाइन झूठ बोलते हैं। नसीमुद्दीन हुँ। सिद्दीकी कहते हैं कि ये रैली जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं कि आरटीओ के ज़रिए सरकारी बसों से ये लाई गई है। एक बात हाँ, बोलते हैं हाँ।
तो पहली बात कि आप देखेंगे तमाम प्राइवेट बसों से, ट्रेन से, पैदल-पैदल अलग-अलग जगहों से लोग जा रहे हैं। नो डाउट कि किसी के रास्ते में कोई सरकारी बस की व्यवस्था हुई होगी, तो भीड़ का भीड़ हुँ, जो चढ़ जाएगी वो तो पूरा बस भर जाएगी ना। तो दूसरी बात कि आप देखेंगे एक-एक जिले से झांसी जैसे एक-एक जिले से 8-8 ट्रेनें सिर्फ़ उसी दिन रद्द कर दी गई हैं। तो वो अपने आप में दिखाती है कि प्रशासन जितना असहयोग कर सकता था किया। लेकिन वो प्रशासन सेंट्रल था या फिर परिवहन मंत्रालय के अंदर आता था, ये एक अलग बात है। उनकी ये मलाल क्यों है कि प्रशासन ने असहयोग क्यों नहीं किया? क्या वो चाहते हैं कि जो सरकार है, वो विपक्षी दलों के किसी भी नेता की रैली में रुकावट डाले? तो ये तो एक गलत सोच है और एक गलत चाहत है उनकी, एक बात। दूसरी बात ये है कि उन्होंने एक और बयान दिया था, ये तो पॉलिटिकल बयान हो गया कि बीएसपी और बीजेपी की साझा रैली थी। उनकी बयान की शुरुआत मुझे नहीं याद आ रही, अगर आप बता पाएँ तो मुझे बहुत बड़ा झूठ अभी-अभी जस्ट मैं सुन रहा था। वो मतलब बात ही वहीं से शुरू की है और अपने आप में एक झूठ था। मुझे याद आएगा तो मैं भी बताऊँगा। रही बात अखिलेश यादव जी की बात की, तो अखिलेश यादव जी की बात को इसलिए बहुत सीरियस नहीं लेना चाहिए। राजनीति में वो बहुत हाजिर-जवाब व्यक्ति हैं, तुरंत वो जवाब देते हैं और शानदार जवाब देते हैं। उनके एक बयान दूसरे बयान के कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो सकते हैं, एकदम झूठ भी हो सकते हैं। जैसे कि आकाश आनंद को कहते हैं कि ये बीजेपी के खिलाफ दमदार लड़ रहे थे और जब निकाल दिए जाते हैं, जब वापस आ जाते हैं आकाश आनंद को अपने राइट हैंड में खड़ा कर लेती हैं बहन जी, तो कहते हैं कि उनको बीजेपी में जाना चाहिए, एक बात। लेकिन आप उस हुँ, स्पॉन्टेनियस इसका एक ही पैरामीटर होता है मनोवैज्ञानिक। अखिलेश यादव बहन जी के बारे में कैसा सोचते हैं? तो एक मनोवैज्ञानिक टेस्ट है जो यूपीएससी, एसएसबी जैसी जगहों पर भी मान्य है। उसको बोलते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, यानी कि हुँ, फटाफट की सिचुएशन में जो रिएक्शन आएगा। तो 2022 के चुनाव के ठीक पहले एक टीवी के प्रोग्राम में कॉन्क्लेव में फटाफट वाले सवाल पूछे जाते हैं। एंकर पूछते हैं सारे नेताओं के नाम, वो फटाफट बोलते जाते हैं। ओम प्रकाश राजभर, ये वो सारे नेताओं के नाम फटाफट बोलते जाते हैं। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। उसी में पूछते हैं कि मायावती, तो फटाक से बोलते हैं हुँ, सामाजिक न्याय की मसीहा। ये हुँ, स्पॉन्टेनियस है और तब जब 2022 में एकदम खिलाफ में चुनाव लड़ रहे थे, तो अगर ना भी बोलें कभी बनाकर बयान, तो ये हर कोई जानता है ओबीसी समाज का, बहुजन समाज के अंदर आने वाला या न्यायप्रियता और समतामूलक समाज की एक परिकल्पना लिए जो व्यक्ति एक समाज को देख रहा है, वो सब जानता है कि जो कुछ पॉसिबल हुआ है अभी तक इंडिपेंडेंट इंडिया के प्रो सोशल जस्टिस काम, तो वो एक जितना मैक्सिमम किया जा सकता है वो बहन जी ने किया है। रही बात राजनीतिक बयानबाजियों की, तो वो तो करते रहेंगे। जैसे क्योंकि आकाश आनंद आप देखे होंगे कि पूरे देश के तमाम यूट्यूब मीडिया से लेकर के तमाम लोगों ने इतनी चिंता व्यक्त की थी, ऐसे लग रहा था कि आकाश आनंद को पार्टी से नहीं निकाला गया है, कोई बहुत बड़ा मतलब नेशनल इवेंट हो गया है। लेकिन जब वो हुँ, वापस आते हैं और मोमेंटम बनाते हैं बिहार में, हरियाणा में अपने एक कैंपेन करते हैं, तो कोई 1 मिनट की कवरेज भी नहीं देना चाहता है। आप ये हुँ, बताइए बदतर हालत में भी किसी यहाँ से नहीं, तमिलनाडु जैसे स्टेट में भी बीएसपी को हुँ, कम से कम उतना वोट तो आता है जितना चंद्रशेखर को अपने गढ़ और घर में आता है। लेकिन आप हुँ, देखिए चंद्रशेखर को जबरदस्त कवरेज टीवी मीडिया मिलेगा, जिधर जाएँगे घेर लेते हैं लोग और उनको नहीं मिलता। जबकि एक बड़ी पार्टी, एक बड़ी व्यवस्था है, तो वो एक आप अंतर देख पाओगे और एक बायस देख पाओगे। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी शुद्ध झूठ बोल रहे हैं, उनका तो बयान ही देख के बड़ी हँसी-सी आती है कि वो क्या बोले जा रहे हैं, कि वो कह रहे हैं कि मैं हुँ, आरटीओ और इस तरह से बसें सारी लगा दी जाती थी और उन बसों से लाया गया। पहली बात तो लोग प्राइवेट बसों से आए, पैदल आए, ट्रेन से आए, हर तरह से आए, कहीं सरकारी भी मिली होगी तो उससे आए होंगे। दूसरी बात कि अगर बसों के लगा देने से ऐसे तो 15-20 लाख की भीड़ आ जाती है, तो योगी आदित्यनाथ अपने लिए नहीं लगाते होंगे, नरेंद्र हाँ, मोदी हाँ, अपने वही, लिए नहीं वही, लगाते वही। होंगे। वही सबसे बड़ी बात थी, योगी आदित्यनाथ अपने लिए और प्रधानमंत्री और राजनाथ सिंह जैसे नेताओं में की रैलियों में फिर ऐसी भीड़ क्यों नहीं आती? सबसे बड़ा सवाल ये है। अच्छा, एक रैली से सवाल एक और, चूँकि जब ये बात चल निकली है कि वो बसपा की कम भाजपा की रैली ज़्यादा थी, तो हुँ, एक हुँ। मेरे मन में सवाल है, समर भाई ज़रा बताइएगा, करेक्ट करिएगा। क्या अ, इसको एक बार मान भी लेते हैं कि चलिए ठीक है, भाजपा द्वारा या यूँ कहें कि प्रशासन ने उसका सहयोग किया, तो क्या इसके हुँ, पीछे एक दूसरा कारण भी हो सकता है क्या? क्या इस देश का कोई भी राजनीतिक घराना, कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी हुँ, मायावती जी के पास जो वोट बैंक है, मायावती जी के पास जो ताकत है, ये भी तो हो हुँ। सकता है कि उस ताकत को नाराज़ नहीं करना चाहता हो, इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आए, कोई बाधा नहीं आए, इस वजह से किया गया हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल, देखिए जैसे समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है या तमाम दलों के सबके पास लाखों कार्यकर्ता हैं, यहाँ तक कि कुछ के पास करोड़ कार्यकर्ता हैं।
तो जो हाँ। लाखों कार्यकर्ता जब होते हैं, कहीं इकट्ठा होंगे, तो पहली बात तो इकट्ठा होने की अपनी एक लिमिट होती है। इतना इमोशनल लगाव नहीं होता, तो बड़ी पार्टियाँ होने के बावजूद भी कुछ हज़ार ही लोग इकट्ठा होते हैं। लाख में बहुत कम ही कम से कम प्रिविलेज प्राप्त पार्टियों के पास नहीं इकट्ठा होते। हुँ, दूसरा कि अगर शासन प्रशासन कहीं रोकेगा, तो आक्रोश दिखाएँगे, राजनैतिक विरोध दिखाएँगे, उस तरह से एग्रेशन दिखाएँगे। उसमें क्या है कि हुँ, प्रशासन फायदा होता है कि समाजवादी के इस विंग को पकड़ के मारा, इनको मारा और हुँ, उनको भी राजनीतिक फायदा होता है। लेकिन जब वो बहुजन हुँ, समाज, वंचित समाज के वो सूखी रोटी और गुड़ लपेट कर ले गए लोग, वो गरीब, वो हुँ। किसान, वो एससी समाज के लोग, सबसे बड़ी आबादी तो एससी समाज के लोगों की थी, वो लोग वंचित लैया के चना लोग। ले-लेके आए थे, मेरे पास तमाम सारी तस्वीरें मैंने देखी, लोगों को देखा, घर से लेके हुँ, हुँ, चले आ रहे थे। एक तो व्यक्ति बहराइच से चले आ रहे थे, वो मज़दूरी का काम करते, तो मैं जब रैली खत्म हुई तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा, "बाबा कहाँ से आए हो?" तो बोले, "बहराइच से आया हूँ और हुँ, हुँ, परसों आया था मैं, परसों चला था और कल पहुँचा हूँ, यानी कि 8 तारीख को और आज रैली की, अब जाऊँगा कल, कल से फिर काम पे जाऊँगा।" उन्हें बड़ा नुकसान हो गया होगा। बोला, हुँ, "काहे का हुँ, हुँ, नुकसान? ₹300 डेली का हुँ, ₹400 का नुकसान हुआ है, लेकिन ठीक है, बहन जी ने बुलाया है तो आएँगे।" हुँ। ये तो है एक बहुजन समाज पार्टी का कैडर। बिल्कुल, वो देश के सबसे वंचित समाज के लोग उससे जुड़े हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं। अब एक बात हाँ, बताइए, जैसे आप पूछ रहे थे कि उसमें आने वाले लोग, क्या उनको रिस्क नहीं लेना चाहता था प्रशासन? बीएसपी की महारैली में जो लोग आ रहे थे, उनको हाँ, रोकने-टोकने का रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। तो बिल्कुल ये वाला भी एक फैक्टर इसलिए है, क्योंकि मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी में जो सबसे ज़्यादा एक्टिव कार्यकर्ता है, यादव नेता को रोकते हैं तो एग्रेसिवली वो विरोध करता है, फिर वो क्या, लेकिन क्या यादव जाकर के किसी समाज में बताएगा कि हमें रोका गया, तो क्या उस पूरे ओबीसी समाज में क्या रोष जग जाएगा? क्या उस तरह से वो क्षोभ भर जाएगा? क्या वो गुस्सा, वो आक्रोश आ जाएगा? नहीं, लोग बोलेंगे अच्छा ये समाजवादी पार्टी के नेता को रोका गया, गलत बात किया, सही बात किया, हुँ। यानी उसे राजनैतिक कार्य देखा जाएगा। दूसरा कि अजय राय को रोक लिया जाए, प्रमोद तिवारी को रोक लिया जाए, तब भी क्या है कि ऐसा तो नहीं है कि सवर्ण समाज के लोग तो पूरे व्यवस्था में बैठे हैं, तो लोग गुस्सा तो होंगे कि यार रोका जा रहा है, लेकिन वो पूरे एक समाज का मोमेंटम नहीं बनेगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा वंचित तबके के लोग पैदल-पैदल संघर्ष करते, किसी तरह स्ट्रगल करते हुए, अपनी रोटी, अपनी व्यवस्था किए वहाँ पहुँचे हुए हैं, उनको पहले रोका जाएगा तो वो डर के सिमट के खड़े हो जाएँगे। लेकिन अगर एक आती की जाएगी, लाखों लाख की भीड़ होगी, अगर प्रशासन वहाँ कोई राजनीतिक साजिश करने की कोशिश की जाएगी, तो वो विशुद्ध राजनैतिक प्राणी तो नहीं है ना, वो सामाजिक रूप से संगठित लोग हैं और सामाजिक चेतना में कोई भी दखल-अंदाज़ी करने की कोशिश या हिम्मत नहीं करता, वो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, उनका प्रशासन हो। तो क्या करेंगे कि अगर सोचिए एससी समाज के लाखों लोग जुड़े हुए हैं, प्रशासन वहाँ कोई तीन-तेरा करने लगता, तिकड़मबाज़ी करने लगता और वहाँ कोई हुँ, अव्यवस्था फैलती, तो तब भी बड़ा नुकसान हो सकता था। दूसरी बात कि अगर उनको परेशान किया जाता, सताया जाता प्रशासनिक रूप से, तब वो जाते, हुँ। तो उनके लिए तो रोज़-रोज़ राजनीतिक घटना है नहीं। वो लखनऊ के कालीदास चौराहे के आस-पास बैठ कर के राजनीति और चाय-सुट्टा तो करते हुए नहीं मिलते अन्य दलों की तरह। वो क्या करेंगे, हुँ। अपने गाँव में जाएँगे, वो क्षोभ को, वो दुःख को, वो अपनी पीड़ा को लोगों को बताएँगे। वो कहेंगे कि ये एक जो वाकया गरीब ऐसा ऐसे। हुआ रैली में, हुँ, हुँ। एक सिपाही ने एक बसपा के कार्यकर्ता को डंडा मार दिया, हुँ, रैली हुँ, में, वो हुँ। निलंबित हो गया। हुँ। अब तो देखिए वो कई बार लग सकता है कि हो सकता है ऐसी हाँ, सिचुएशन रही, किसी चीज़ पे चढ़ गया हो वो सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, जिस तरह का वो एग्रेशन दिखा के मार रहा था, ऑब्वियस सी बात है उस रैली के हाँ। बीच में वो उतार सकता था और इतने पुलिस प्रशासन थे, ऐसा तो है नहीं कि अकेला है। वो बुला के उतरवा सकता था। अब डंडा मारना तो किसी न किसी तरह का रंजिश ही दिख रहा था। बाकी हो सकता है हुँ। वो गलत जगह पे चढ़ा रहा हो। रैलियों में तो आप जानते हैं लोग कहाँ-कहाँ जहाँ से सबसे अच्छा नहीं, दिखे और मेरा सुनाई दे। सिर्फ इंडिकेशन ये है कि वो डंडा क्यों मारा उससे मतलब नहीं है। हुँ, मतलब हुँ। सिर्फ इससे है कि रैली की जो संजीदगी है और उसमें पुलिस प्रशासन कितना संजीदा था, ये हुँ, बात मुझे हुँ। उस वक़्त पता चली जब 8 तारीख की मतलब 9 तारीख की पूर्व संध्या पर हुँ, जब हुँ। जॉइंट सीपी बबलू कुमार हुँ, लखनऊ हुँ। के, वो बैठक ले रहे थे पुलिसकर्मियों की और वहीं जहाँ बहन जी का मंच लगा था, ठीक उसके नीचे वो बैठक चल हुँ, रही थी। हुँ। जो-जो पुलिसकर्मी थे, उनमें सबकी सारे पुलिसकर्मियों को उसमें तमाम सारे सब इंस्पेक्टर्स की टीम थी, तमाम सारे पुलिस के अधिकारी थे और सबको हुँ, बताया गया था। रैली की हुँ। संजीदगी ये थी कि आप ये समझ लीजिए कि मैं अपनी आँखों देखी आपको बता रहा हूँ, हुँ। वहाँ पर एक-एक चीज़ ब्रीफ की गई थी। कि आपको संयमित रहना है। लाखों की भीड़ में जितना आप अ, अच्छी तरीके से ट्रेंड है, वो जो भीड़ है ना, वो गाँव-खेड़े की भीड़ है, आप उसके बीच में संयम नहीं खो सकते और शायद पुलिस वाले ने वो कर दिया। हुँ। अब देखिए ना कि पुलिस वाले ने वो किया और उस पे कार्रवाई हुई ना इसीलिए हाँ। कि बात एक व्यक्ति की नहीं है। यहाँ पे क्या होता है बाकी जगहों पे व्यक्ति है, वहाँ पर एक सामाजिक चेतना है।
हाँ, ठीक तो बात। जब एक व्यक्ति पर हमला किया जाता है, उसमें कोई एग्रेशन, कोई पुट दिख जाता है आपके सामंत का, गुस्से का, तो फिर क्या हुँ, होता है कि सामाजिक चेतना पर चोट करती है और उस हुँ, गुस्से को लेने लायक ना अभी योगी आदित्यनाथ हुए हैं, ना तो नरेंद्र मोदी हुए हैं। ठीक बात है। हुँ। अच्छा, तो चंद्रशेखर को लेकर के बहुत सारी चीज़ें चल रही, चर्चाएँ चल रही हैं और लोग कह रहे हैं कि अगर बसपा एक्टिव होती है, तो फिर हुँ। चंद्रशेखर की क्या स्थितियाँ बनेंगी? और दूसरा बहुजन समाज पार्टी के तमाम सारे लोग चंद्रशेखर को भाजपा का हनुमान बताते हैं और वो गिरिराज सिंह के साथ वो तस्वीरें, उनका वीडियो वायरल होना, आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं सबसे अलग और असहमत राय रखता हूँ कि हुँ, चंद्रशेखर को कोई नुकसान होगा बीएसपी हुँ, के मर्ज फिर से होने से, क्योंकि हुँ। चंद्रशेखर ने बीएसपी को कोई बड़ा नुकसान नहीं किया है कभी। यहाँ तक कि हाँ, जहाँ से सांसद चुने गए हैं, वहाँ पर 48% वोट मुस्लिम समाज का है और हाँ। 5% उन्हें एससी समाज का भी मिला है। 53% वोट हुँ, उन्हें मिला है। तो आप देखेंगे कि वो इस बात में कन्विंस करने में नगीना के वोटर्स को सफल रहे हैं कि आप हमें वोट दे दीजिए, हम बीजेपी को हराएँगे। ये उनकी एक सफलता है। चंद्रशेखर ने लगभग 100 से ज़्यादा जगहों पर आज तक चुनाव लड़े हैं। मुझे नहीं हुँ, याद है कि कहीं 1 आध 2 जगह जमानत बच गई हो तो बच गई हो, उनकी जमानत नहीं बचती। तो अभी उनको हुँ, संघर्ष करना है, लोगों में यकीन दिलाना है कि वोट मिलेगा। लेकिन चंद्रशेखर ने एक जगह वोटर्स को यकीन दिलाया है। कहाँ? हुँ। उन्होंने नगीना में वोटर्स को यकीन दिलाया कि हम आपका वोट ले सकते हैं। 4-5 लाख मुस्लिमों का वोट लेकर उन्होंने दिखाया कि वो अगर चुनौती है किसी के लिए, तो वो मुस्लिम वोट बैंक को लेने के लिए हैं। तो पहली समाजवादी बात पार्टी के लिए। हाँ, तो वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस फिलहाल अभी पोलराइज़ वोट उधर जा रहा है, बाद के मोमेंटम में देखा जाएगा कहाँ जाता है। तो अभी चंद्रशेखर एक दूसरी राजनैतिक रूप से चुनौती नहीं है, लेकिन एक हुँ, मीडिया परिवर्तन में और राजनैतिक अटकलबाजियों में ये होता है हुँ, कि अरे चंद्रशेखर बहन जी का विकल्प है, बहन जी का विकल्प है। पहली बात हुँ, तो विकल्प की क्या बात होती है? एक राजनैतिक चेतना ऐसी दे के गई है 30-40 साल में एक पार्टी, जिसमें मान्यवर हुँ, कांशीराम गाँव-गली जा-जा करके लोगों को जागरूक किए। उन्होंने पॉलिटिकल क्लास बनाई, सिर्फ नेता नहीं बनाया, पॉलिटिकल क्लास बनाई। उन्होंने कुम्हार को, नाई को, तेली को, बढ़ई को, सबको राजनीतिक रूप से एम्पावर किया और यहाँ तक कि कुर्मी को, कोइरी को कौन पूछता था? थोड़ा बहुत जनता दल में एक प्रेजेंस आ गई थी यादव, कुर्मी, कोइरी, जाट, गुज्जर की, लेकिन उनकी एक बड़ी मासेज में उनमें भी जो टिपिकल खेतिहर, किसान, दूध बेचने वाले, खेती करने वाले, उन सबको उठा-उठा कर राजनीति में लाने वाला, राजनैतिक चेतना पैदा करने वाला शख्स तो मान्यवर कांशीराम ही हैं। तो फिर ज़ाहिर-सी जी, बात है कि इसमें क्या समस्या आ रही है कि चंद्रशेखर जिस वक़्त में हुए हैं, वहाँ पर आप अपना प्रचार करते हैं, वहाँ पर आप मौकों पे जाते हैं, उस चीज़ को भुनाते हैं। तो चंद्रशेखर विज़ुअल प्रेज़ेंस की राजनीति कर सकते हैं, चंद्रशेखर 1 आध 2 सीट पर अच्छे कन्विंस करने की राजनीति कर सकते हैं, चंद्रशेखर जनाधार बनाएँगे, लाखों करोड़ों में उम्मीद देंगे, ये नहीं कर सकते और तब अगर बीएसपी एक्टिव दिखी, अगर बहन जी लगातार बोलती रहीं, लगातार रैलियाँ, जनसभाएँ करती रहीं, आकाश आनंद लोगों के बीच में पहुँचते रहेंगे, तो फिर भी उस वॉल्यूम, उस गैप को ही तो उन्होंने भरा था और उस मतलब अगर परसेप्शन में भी भरा था, तो उस गैप को ही तो भरा था। तो जब गैप ही नहीं है, तो भरेंगे क्या? तो मतलब आपको लगता है कि ये जो बहुजन समाज पार्टी का 226 सीटों का जो एक नैरेटिव चल रहा है, मैंने इंटरव्यू किया विश्वनाथ पाल जी का, तो सबसे पहले मेरे इंटरव्यू में विश्वनाथ पाल जी ने ये बात कही कि हुँ, हुँ। 2007 में हम 206 सीटें लेकर के आए थे और 2027 में हम 226 सीटें लेकर के आएँगे। और उसके बाद आप देखिए तो तमाम सारे न्यूज़ चैनल्स ने तमाम सारी वेबसाइट्स ने नेशनल लेवल की और बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे नेताओं और कार्यकर्ताओं ने होर्डिंग छपवा डाले 226 सीटों के। क्या आपको हुँ। लगता है कि ये जो 226 सीटें बसपा के लिए अगर वो ला पाती है या यूँ कहें कि लाने के लिए उसको अभी कितनी मशक्कत करने की ज़रूरत है? क्या ये सिर्फ़ एक रैली से पूरा हो जाएगा? और अगर नहीं हो जाएगा तो बसपा को क्या-क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? अगर मान भी लिया जाए कि बीएसपी की इस महारैली में 15 लाख लोग इकट्ठा हुए थे, तब भी आप उसे डिवाइड करेंगे तो 26 सीट नहीं निकलती है, एक बात। लेकिन रैली की हाँ, भीड़ से तो वही इसको चीज़। नहीं हम तो कंपेयर कर तो सकते। वही चीज़, तो रैली की भीड़ तो ये दिखाती है कि प्रदेश भर के लोग जहाँ जा रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव की रैली में अगर 50,000 लोग जा रहे हैं, तो वोट तो ढाई 3 करोड़ मिल रहा है ना। तो बात उस हुँ, रैली की भीड़ से नहीं होता। रैली की भीड़ एकदम अलग चीज़ है, सीट की बात अलग बात है। उससे जो हुँ, एक जोश जगा है, जो मोमेंटम जगा है, उससे कम से कम अपना वोटर लौट रहा है। लेकिन उतने में भी सीटें नहीं निकल रही। अपना वोटर तो इंटैक्ट था 2017 के चुनाव में।
आप देखेंगे 22-23% वोट था। एससी समाज की हाँ। आबादी से भी 2% ज्यादा वोट था। उसके बावजूद भी नहीं हुआ ना, नहीं सीटें निकली। वो 19 सीटें किन परिस्थितियों में निकली थी आप देख ही रहे होंगे। यानी कि हाँ, वो सीटें 24 में सीएसडीएस का जो पोस्ट पोल सर्वे आया उसके हिसाब से 56% नॉन जाटव दलित का वोटर्स जो है, नॉन जाटव जो वोटर है वो सपा कांग्रेस में गया। और 25% जो जाटव कम्युनिटी के वोटर्स हैं, जो हम्म, खुद बहन जी की कम्युनिटी से जो लोग आते हैं, वो 25% लोग उधर चले गए। हम्म, बसपा की तरफ 44% बताया गया। तो क्या हम्म। इस रैली से इस फिगर में कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, फिगर में एक इसी फिगर में फर्क पड़ेगा और किसी में नहीं पड़ेगा। इस फिगर में फर्क ये पड़ेगा कि जो एससी हम्म। समाज के थे, जो पहले कोर वोटर माने जाते हैं बीएसपी के, वो क्या हाँ, करेंगे, अपनी पार्टी को ताकत में देखकर, मोमेंटम में देखकर वो लौटेंगे। लेकिन ठीक उस बात है। लौटने में आप देखिए कि लगातार इसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। आज अभी 8 अक्टूबर को, इस तरह 9 अक्टूबर को महारैली की गई है मान्यवर कांशीराम की पुण्यतिथि पर। तो 6 हम्म। दिसंबर भी आएगा, बाबा साहब भीमराव अभी अभी अंबेडकर को अभी याद 16 करने के लिए। तारीख को एक और बड़ी बैठक है। जब मैं आपसे हाँ, बात वो कर रहा हूँ बैठक तो है, 16 वो अक्टूबर को पार्टी की बसपा अपनी की एक बड़ी रणनीतिक बैठक। चीजें, हाँ, पार्टी की अपनी रणनीतिक चीजें वो लोग तय करेंगे। लेकिन क्या है हम्म। कि 2-4 बार पूरे प्रदेश को एक झकझोर कर पहले जगाना पड़ेगा। उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि या फिर जयंती पर एक बड़ा आयोजन, या फिर दोनों मौके पर करना पड़ेगा। मान्यवर कांशीराम की अभी जयंती और पुण्यतिथि भी आएगी, उस पर भी बड़ा आयोजन करना पड़ेगा। अच्छी ठीक है। बात यह है कि बीएसपी के पास बहाने ऐसे हैं, अच्छी बात यह है कि बीएसपी ने इतने महापुरुषों को जन-जन तक पहुंचाया है कि उनके नाम पर हम्म। साल में चाहे तो 12-14 बड़े आयोजन कर सकती हैं। छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर, सावित्रीबाई फुले के नाम पर, खुद गौतम बुद्ध के नाम पर, खुद तमाम नायक नायिकाओं के नाम पर। लेकिन अब एक बात समस्या ये आ जाएगी कि क्या बार-बार भीड़ आएगी? तो बहन जी खुद जानती है बार-बार नहीं करेंगे। साल में हो सकता है 2, 3, 4 बार बड़े आयोजन इस तरह करें। तो वो लेकिन ज़रूरी होगा। उससे क्या होगा कि जब एक बार सोचिए कि भीमराव अंबेडकर पार्क 6 दिसंबर या 14 अप्रैल को पूरी तरह से भर जाए, सही में असली लखनऊ जो सेंट्रल लखनऊ है, वो जब जाम हो जाएगा, तब लोगों को लगेगा कि यार ये नीला जनसैलाब अभी रुकने थमने वाला नहीं है। नहीं तो लोग बोलेंगे एक बार मोमेंटम बना था, पता नहीं कैसे मैनेज करके बुला लिए। एक बात। दूसरा कि इससे नहीं होता। जो हम मोबाइल की स्क्रीन देख रहे हैं ना, पूरी दुनिया की सारी वैचारिकी अब यही तय कर रहा है। डिजिटल हम्म। इम्प्रिंट और डेटा के जरिए ही पूरी दुनिया में वैचारिकी तय की जा रही है। और बहुजन वैचारिकी नो डाउट कि बहुत गहरी है, लेकिन वो इससे अछूत नहीं है। आप देखेंगे कि इसी डिजिटल मीडिया के जरिए तमाम दल, चाहे पहले भारतीय जनता पार्टी ने कन्विंस किया कि हम आपके हितैषी हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, चाहे फिर बाद हम्म। में इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं ने ये बात कन्विंस किया कि संविधान पर खतरा है। उनका सबसे बड़ा मीडिया का जरिया क्या था? यूट्यूब मीडिया, सोशल मीडिया। हाँ, उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को कन्विंस किया कि आपके हित की बात हम कर रहे हैं। वो पहली बार में गाली देंगे, दूसरी बार में हल्का सुनेंगे, तीसरी बार में हल्का सीरियस लेंगे। ऐसे करते करते लेकिन रोज रोज उनको दिख रहे हैं कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के तमाम पक्ष में बोलने वाले तमाम दलित नेता, प्रोफेसर, एक्टिविस्ट, तमाम लोग। तो उनको धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठ जाता है कि अच्छा लड़ रहे हैं, बुरा लड़ रहे हैं, अधूरा लड़ रहे हैं, लेकिन जो लड़ रहे हैं यही लड़ रहे हैं। ये होता है पूरा परसेप्शन का गेम। तो इसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? 226 सीट का सपना देखे या 126 सीट का सपना देखे, 26 सीट तो सपना नहीं, बुरे सपने जैसा होगा। तो चाहे जैसा देखें, उनको एक काम करना पड़ेगा, उन्हें तैयारी करनी पड़ेगी कि जो आज एससी समाज के लोग भी, सबके पास मोबाइल है। आज चाहे जितना वंचित समाज है, उसके पास कम से कम घर में एक मोबाइल तो है, जहां पर वो न्यूज खबर पा ले रहे हैं। तो उन तक उनकी बात पहुंचे, बार-बार पहुंचे, 100 बार पहुंचे, 1000 बार पहुंचे। क्योंकि नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, वो 1000 बार पहुंच रहा है। अखिलेश हाँ, वो यादव और एक गांधी, ही जगह पर हथौड़े की चोट हो रही है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? 1000 बार कर रहे हैं। बस बहन जी को फायदा ये है कि उनको 1000 बार नहीं, उनका संदेश 10-20 बार ही काफी होगा, लेकिन 10-20 बार की तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो उसके ठीक लिए है। क्या होगा? संगठित अच्छा, मीडिया एक स्ट्रेटजी। आखिरी सवाल है समर भाई। हम्म, क्योंकि देखिए, जो समाज है जिसका वोट बैंक बसपा के पास आता रहा वो तो ठीक है, लेकिन क्या वो पर्याप्त होगा? नहीं, बहुत वो पर्याप्त साधारण तो सी नहीं बात है है। कि वो नहीं हो सकता। वो उसके लिए पर्याप्त क्या नहीं है। करना चाहिए? क्या बड़ी ज्वाइनिंग्स और जो बाकी जातियों का जो वोट है, बाकी समाज के जो लोग हैं, उनको कैसे बसपा से जोड़ा जाए? क्योंकि अपना ही जब वोटर नहीं है अभी साथ में, मतलब मैं हम्म, पिछले चुनाव के डेटा के हिसाब से बात कर रहा हूं, तो फिर हम्म। बाकियों को किस तरीके से आप कन्विंस करेंगे? बिल्कुल, तो पहली चीज़ है कि अपने कोर में उम्मीद जगाना, दूसरी चीज़ है कि इतना मोमेंटम क्रिएट करना कि दूसरों को लुभाना।
है ना? तो जब दूसरों को लुभाने के लिए क्या होगा, पहले तो आप अपनी ताकत दिखाएँगे कि आप किस तरह से हैं, दूसरा आप अपना नैरेटिव पहुँचाएँगे, तीसरा हर मुद्दे पर त्वरित प्रतिक्रिया देंगे। आज के टाइम में किसी को भी कोई घटना होती है, पॉलिटिकल इवेंट हो रहा है, तो वो क्या स्टैंड किस नेता से उम्मीद करे? तो वो उनको त्वरित प्रक्रिया चाहिए, बैलेंस रहे लेकिन त्वरित रहे। त्वरित प्रतिक्रिया चाहिए, उन्हें लगे जिनको लगता है कि योगी आदित्यनाथ का प्रशासन नहीं कुशासन है, वो क्या करेंगे? उनको तो तुरंत चाहिए ना, कोई बड़ी घटना घट रही, कोई बड़ी बात हो रही, राजनैतिक इवेंट है, तो उसपे वो चाहेंगे ना कि हमारी नेता क्या कह रही हैं। नहीं तो उससे पहले अगर अखिलेश यादव, राहुल गांधी कह रहे होंगे, तो एक चौथाई कन्विंस हो रहे हैं, लेकिन कन्विंस 4 बार में तो हो जाएँगे ना वो। तो एक होनी चाहिए कि बहुत एक्टिव दिखना है, दूसरा बहुत पावरफुल दिखना है, तीसरी चीज़ कि बार-बार रिपिटिटिव कंसिस्टेंसी लानी है। तो उसके लिए क्या होगा, एक इनको अच्छी मीडिया स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, जिसके लिए और आईटी सेल भी अब मजबूरी है, अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, लेकिन आईटी सेल है ना, आईटी सेल ये है कि आप जो बोल रहे हो, जो बता रहे हो, उसको संगठित तरीके से सोशल मीडिया पर पहुँचाने का तरीका चाहिए। आज जो एबीपी न्यूज़, आज तक एनडीटीवी, इनके भी जो ऑडियंस हैं, वो जाकर के टीवी की स्क्रीन पर देखकर राय नहीं बना रहे हैं। वो भी, उनके ऑडियंस भी मोबाइल की स्क्रीन पर ही देख करके अपनी राय बना रहे हैं। तो बहन की या उनकी पार्टी के लोग जिस दिन समझ जाएँगे कि मोबाइल के ज़रिए इस देश में 100 करोड़ लोगों की ओपिनियन बनाई जा रही है, उसी दिन समझ जाएँगे कि इसके ज़रिए बहुत कुछ किया जा सकता है और उसको अपनाएँगे। तब फिर चाहे 126 का टारगेट रखें, चाहे 226 का। एक मैं चुनाव विश्लेषण वाली लाइन ज़रूर बोल दूँगा प्रशांत जी, क्योंकि आप भी इस चीज़ को जानते हैं, कैलकुलेशन को हम भी जानते हैं, कि पहले जैसा 3-4 धर्मों में चुनाव नहीं होता है, वोटिंग नहीं होती है, तो अगर कोई ऐसा मोमेंटम बन गया कि 30% वोट आने भी लगा, तब भी 206 सीट नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अब जिसको जीतना है, उसको 40% लाना पड़ेगा, क्योंकि एक पार्टी के बरक्स दूसरी पार्टी लड़ाई में आएगी, तो फिर तीसरी लड़ाई से बाहर हो जाएगी। मान लीजिए बीएसपी का एक तरफा कभी माहौल देखे, अभी तो नहीं है, बीएसपी का एक तरफा माहौल देखे, तो मुस्लिम ऐसे नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में तो कम से कम कई बार से त्रिकोणीय जैसी स्थितियां बन ही नहीं रही हैं, सीधा बाइपोलर मुकाबला दिख रहा है। और अक्रॉस द कंट्री आप देखिए, अक्रॉस द कंट्री यही ट्रेंड दिख रहा है। यूपी अकेले ऐसा स्टेट है जहां थोड़ी बहुत त्रिकोणी रही, क्योंकि एक कोर वोटर वाली बीएसपी रही, नहीं तो बाकी जगहों पर इससे ज्यादा वोट बैंक वाली और ज्यादा कैडर, जिसको कॉमरेड एक्चुअली कहते हैं, सीपीआईएम बंगाल में थी। लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी वर्सेस मोदी हुआ, सीपीआईएम 2-4% की हो। ये तो इसकी तो एक वैचारिक और सांस्कृतिक पूंजी थी कि उसकी वजह से 10% लोग अभी उसके कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। अगर वैचारिक पूंजी हटा दीजिए तो देखिए 2-4% पे चली जाएगी। तो वो 10% यानी कि जो 1.25 करोड़ लोग खड़े हैं, उन 1.25 करोड़ लोग की ताकत को आपको कैसे कन्वर्ट करके उसको 2.5 करोड़ 3 करोड़ में बदलना है, एक बड़ा प्लेयर बनना है, उसके लिए स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। हो सकता है एंड टाइम पे गठबंधन करने पड़े, हो सकता है कि तमाम बातें रणनीतिक बड़े नेताओं को शामिल कराना पड़े, तो बहुत कुछ बदलाव करना पड़ेगा। रैली जनसभाएं तो बस जिंदा करने और जोश भरने के लिए। ठीक बात है। बहुत-बहुत शुक्रिया समर भाई हमसे बातचीत करने के लिए, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।